नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम जीडीपी से रिलेटेड और उसके टाइप्स और जीडीपी का कैलकुलेशन, उसके कितने टाइप्स हैं और इंडिया की रैंकिंग कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टैटिक्स चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी होगी यहाँ पे। और पहला है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। देखिए कुछ चीज़ें, ये स्टैटिक चीज़ें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो आप नोट्स बनाइए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। ठीक है। और इकोनॉमिक्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नाम आपको पता होगा, माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो चीजों से डील करता है जो स्मॉल लेवल पे, जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, एक छोटे से फर्म की इनकम कितनी है, उसका वो क्या उसका रोल है, वो माइक्रो लेवल की चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील होती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे सर्विस सेक्टर कितना दे रहा है, एक कार की पूरी फैक्ट्री इंडिया में है, वो कितना उसका ग्रोथ है, क्या है, सारी चीजें उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज लेवल पे, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, और पूरे कंट्री के कंपैरिजन में कहाँ क्या हो रहा है, वो चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस की जाती है। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं? एल्फ्रेड मार्शल को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं? जॉन मैनार्ड केन्स को। आप याद कैसे रखेंगे? देखिए माइक्रो मतलब छोटा, दो उनके नाम में दो वर्ड है, एल्फ्रेड एंड मार्शल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े चीजों से डील करता है, तो इनके नाम में देखो तीन वर्ड है, जॉन मैनार्ड केन्स। ये हो गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इंडिया में इकोनॉमिक्स को कौन पॉपुलराइज किया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में इन इंडिया ये कौन है? चाणक्य। चाणक्य आप जानते हैं। एक और नाम क्या है? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। ये चीजें पूछी जाती हैं स्ट्रेटेजी के, आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें। तो चलिए ठीक है, तो जीडीपी के बारे में डिस्कस करते हैं। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसा कि ये बता रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक मतलब आपके यहाँ पे आपके टेरिटरी में कितना चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का। फिनिश्ड गुड का मतलब क्या हुआ? फिनिश्ड गुड्स का मतलब होगा चीजें जब रेडी हो गई, उसके बाद मार्केट में आ रही है, उसके बाद उसका क्या प्राइस है। और सर्विसेज, तो चलिए जैसे मान लीजिए आपका ये है इंडिया, थोड़ा ज्यादा खराब हो गया लेकिन ठीक है, एडजस्ट करिएगा आप। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो ये इंडिया की टेरिटरी, तो मैं इंडिया की जब टेरिटरी की बात कर रहा हूं, तो ये इंडिया की टेरिटरी में सिर्फ देखिए, इंडिया की टेरिटरी आपसे क्या समझते हैं? पहली बात तो इंडिया की टेरिटरी का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अच्छा वो मैप सही नहीं लगा था, इंडिया का ये मैप है। तो ये इंडिया की टेरिटरी हो गई। तो ये इसकी जो टेरिटरी आप सोच रहे हैं वो लैंड बाउंड्री टेरिटरी हो गई। मैं लैंड बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पे आपको पता होगा गुजरात है, गुजरात साइड से लेके यहाँ पूरा नीचे तक पानी है। और यहाँ पे बंगाल साइड है, बंगाल यहाँ पे है। तो ये सब पूरा देखिए ना, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पे आपको आपको एक्सेस मिलता है। यहाँ पे आप यहाँ से पेट्रोल निकालिए, डीजल निकालिए, और चाहे यहाँ से आप मछली पकड़ने जाइए, फिशिंग के लिए आपके जाते हो, ये सब आपके प्रोडक्शन में आता है, ये आपका एरिया है ये पूरा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपकी टेरिटरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये टेरिटरी, सी का टेरिटरी और लैंड का टेरिटरी, ये दोनों जगह पे आपने कितना प्रोडक्शन किया, किसका? गुड्स और सर्विसेज का। तो आपको बता दो गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स मतलब ये वो चीजें होती हैं जो टेंजिबल है, जिनको हम छू सकते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे कार, पेन और पेपर, सारी चीजें जो आप छू सकते हैं, वो सारी चीजें आती हैं इसमें गुड्स में। और सर्विसेज में क्या आती है? जैसे मान लीजिए आपके घर पे जोमेटो से कोई ऑर्डर देने आया है, तो आपको जो उसमें फूड है ना, फूड, वो तो आपका गुड होगा, गुड्स, वो गुड्स में आएगा क्योंकि आप उसको छू सकते हैं। लेकिन उसमें डिलीवरी बॉय भी आया जिसने आपको एक सर्विस दिया, आपके घर पे सामान छोड़ा, उसने डिलीवरी चार्ज लिया होगा, 20 रुपए 30 रुपए ना लेते हैं ना, मिनिमम प्रोडक्ट के नीचे रहे तो उतना डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। तो वो 20 रुपए उसने सर्विस देने का आपसे पैसा लिया है, तो इसको बोलते हैं सर्विस। और सर्विस में क्या आता है? सर्विस जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उस सॉफ्टवेयर पे आप जाके कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, आपने डेटा खर्चा कर रहे हैं, तो वो आपको आ गया। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाके कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट एक सर्विस दे रहा है आपको कि हाँ उस दुकान से आप डायरेक्ट सामान ले लीजिए। तो वो एक फ्लिपकार्ट का वो सर्विस हो गया। किसी होटल में जाके आप स्टे कर रहे हैं, तो वो सब सारी चीजें जो होती हैं, वो आती है उसमें सर्विसिंग में। यहाँ पे आप पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल तो आप छू सकते हैं, तो वो गुड्स में आ गए। आई होप आपको गुड्स और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बताते हैं कि ये हो गया गुड्स और सर्विसेज, मतलब आपकी आपकी बाउंड्री में कितने आपने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है। तो चलिए देखते हैं जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। कुछ इसमें चीजें हैं, देखिए सी, जीडीपी का कैलकुलेशन होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। तो सी क्या इंडिकेट कर रहा है? कंजम्पशन।
कंजम्पशन मतलब क्या कि आप कोई चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसको कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, बोलेंगे कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद है ये कंजम्पशन हो गया आई। आई मतलब क्या होता है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कुछ चीजें। इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या इन्वेस्ट करता है, जैसे आपने कुछ आपने पैसे लिए, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने कुछ चीजें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या तो कोई कंपनी है, आपकी बात नहीं है, मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या होगा, वो कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया अपने मशीन लेने में, वो कंपनी ने कुछ, अगर मान लीजिए आपने कुछ स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उसमें जमीन खरीदने में, तो वो सब चीजें आती है इन्वेस्टमेंट में। और होता है सी, आपको समझ है कंजम्पशन, आई फॉर स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, आई होप टैक्स भरते हैं नॉर्मली लोग, आप डायरेक्ट टैक्स में भरते होंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स भरते होंगे, जीएसटी के फॉर्म में भरते होंगे। तो ये चीजें मान लीजिए आपने टैक्स भरा, ठीक है, तो टैक्स भरा, तो गवर्नमेंट वो टैक्स का क्या करती है, गवर्नमेंट उस टैक्स से आपको रोड बनाएगी, डैम बनाती है, आपके हेल्थ केयर पब्लिक टॉयलेट्स बनाएगी, हेल्थ केयर सर्विसेज देगी आपको, मतलब जैसे आप कहीं देखेंगे ना बीएमसी के हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें होती है ना, ये सब आते हैं आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। या गवर्नमेंट कितने लोग को सैलरी देती है, सैलरी पेंशन भी आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आपका ही पैसा आपको दे रही है ना, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से। और एनएक्स स्टैंड्स फॉर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट समझे दोस्तों आप। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि देखिए हमने एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बाहर से डॉलर अंदर लाएंगे, तो मतलब हम बेच रहे सामान, तो उसका हमको पैसा मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ बेचते नहीं है, हम कुछ कुछ चीजें इंपोर्ट भी करते हैं। आई होप आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब पता होगा, नहीं पता बताता हूँ। एक्सपोर्ट मतलब कि यहाँ का सामान बाहर भेजना, बाहर बेचना, जैसे हम लोग चावल दाल गेहूं बेचते हैं, कॉटन बेचते हैं, और क्या बेचते हैं हम, बासमती राइस पूरे यूरोप में बेचते हैं। और इंपोर्ट क्या करते हैं हम, इंपोर्ट का सबसे बड़ा चंक करते हैं हम लोग ये पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें आपको नेट एक्सपोर्ट, ये सब चीजें आती है इंपोर्ट में। तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, जितना आपने एक्सपोर्ट किया माइनस जितना आपने इंपोर्ट कर लिया। मान लीजिए आपने 100 रुपए का गेहूं चावल ये सब बेचा, और 100 रुपए, और 30 रुपए से उसमें क्या कर लिया आपने, 30 रुपए का आपने पेट्रोल खरीद लिया है, ठीक है, तो आपका नेट एक्सपोर्ट 70 हो जाए। ये एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, ये नेट एक्सपोर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि नेट एक्सपोर्ट। अब बात करेंगे हम कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ये अपना जीडीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा टर्म है कि इसमें कि हम करेंसी एक्सचेंज रेट पे कैलकुलेट करते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरे सर्विस सब चीजें गुड्स और सर्विसेज का मिला के हम लोग ने मान लीजिए 350 रुपए का प्रोडक्शन किया, 350 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो ये आपका जीएसटी हो जाएगा इन रुपीज। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में हमको कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सी कंट्री का कंपैरिजन किससे किया हुआ था, तो एक यूनिवर्सल चीज है जिसको बोलते हैं डॉलर। तो डॉलर में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि $1 का प्राइस कितना है, $1 का प्राइस कितना है, 70 रुपए। मान लीजिए आपने 350 रुपए का प्रोडक्शन किया, 350 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो इसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, 70 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 से 0 कट गया 5। तो आपकी इकोनॉमी कितनी डॉलर की है, 350 रुपए की है। लेकिन आप जब बाहर बताएंगे तो 350 रुपए, आप अमेरिका में जाके बोलेंगे 350 रुपए, तो आदमी समझेगा ना, वो कन्वर्ट करो, ये दिक्कत। डॉलर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है। तो आपकी इकोनॉमी होगी $5 की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो कैलकुलेशन है वो करंट एक्सचेंज रेट पे होता है। जैसे आज अगर 70 रुपए ना एक डॉलर की कीमत, तो आप 350 को 70 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मान लीजिए कल डॉलर की वैल्यू कम हो गई, 35 रुपए हो गई, ठीक है, 35 रुपए हो गई, तो हम यहाँ पे इसको $1 की वैल्यू अगर 35 रुपए हो गई, तो हम इसको 35 से डिवाइड करेंगे, तो 350 डिवाइड बाई 35, तो कितना हो जाएगा, 10। तो हमारी इकोनॉमी वही इकोनॉमी जो नॉर्मल चीजें थी वो $5 की थी, अब वो $10 पे हो जाएगी। ये डिपेंड करता है करंट एक्सचेंज रेट, उसमें $1 की वैल्यू कितने रुपीस के बराबर है, उससे हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं करंट एक्सचेंज रेट। अब आइए देखते हैं दूसरा टर्म है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जैसे कि आपने कोई चीज बनाया, ठीक है, मान लीजिए एक बुक बनाने वाली कंपनी के पास गए, वो बुक बनाने वाले कंपनी के आप गेट पे खड़े हो जाइए, मैन्युफैक्चरर के गेट पे खड़े हो जाइए, बोले भाई कितने का प्रोडक्शन किया, उसने बोला मैंने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया है सर, 100 रुपए मेरा, 100 रुपए मैंने प्रोडक्शन किया है, अभी अभी मार्केट में जा रहा है। तो आपने बोल दिया हाँ ठीक है जी, अब चलो भाई जीडीपी यहाँ पे ऐड कर लो,
हर एक दुकान हर एक जगह जाके ऐड करने से क्या मतलब, जो कंपनियां बना रही है उन्हीं से पूछ लो सीधा कितने का प्रोडक्शन की, वो अच्छा है, वो मालूम चलेगा हम 100 रुपए, तो आपने जोड़ लिया ठीक है 100 रुपए की जीडीपी। लेकिन आप ध्यान से देखिए जब आप फैक्ट्री के पास जाते हैं ना, तो वो अपना जीएसटी नहीं पेमेंट करता, जीएसटी तो फाइनल में कंज्यूमर प्रोडक्ट पेड करता है, पेमेंट करता है ना, जो कस्टमर होता है वो कंज्यूमर ही पेमेंट करता है जीडीपी का। और उसके बाद क्या होता है, इसने तो अपना कॉस्ट प्राइस भेज दिया, इसके बाद होलसेल के पास जाएगा, उसके पास रिटेल सेल के पास जाएगा, और फिर रिटेल सेल के पास उसमें जीएसटी ऐड होगा, जीएसटी ऐड होगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड होगा, ये दोनों का बेनिफिट ऐड होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीजें मिला के जब कस्टमर के पास जब पहुंचता है ना, मार्केट कस्टमर के पास मान लीजिए 130 रुपए का पहुंचेगा, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये होगा जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर लगे उसको बनाने में वो सीधा कंपनी वाले ने बता दिया, तो आपको 100 रुपए में मिल गया। लेकिन आप रियलिटी में देखिए कस्टमर को तो 130 रुपए मिल रहा है ना, ये 30 रुपए का लॉस, यहाँ 30 रुपए इकोनॉमी में ऐड ही नहीं हो रहा है, ये 30 रुपए इकोनॉमी में ऐड नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कस्टमर को जिस प्राइस पे मिलता है उसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस पे फैक्ट्री को मिलता है उसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए एक नए टर्म पे आते हैं। जीडीपी को मोस्टली दो टाइप है, एक और टाइप है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब जो नॉर्मली यूज होता है उसको बोलते हैं जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, जीडीपी एट एट रियल प्राइस। तो जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एप्पल का, ठीक है, एप्पल, ठीक है। मान मान लीजिए 2010 में आप जाते हैं, 2010 में एक एप्पल का कॉस्ट कितना था, एक किलो एप्पल का कॉस्ट था 50 रुपए, और 2010 में पूरे कंट्री में सिर्फ नहीं, मान लीजिए 2 किलो एप्पल का प्रोडक्शन हुआ, तो ये इसका कॉस्ट था 50 रुपए, और 2 किलो का प्रोडक्शन पूरे कंट्री में हुआ, तो ये कितना हो गया, 100 रुपए। क्या होगा 100 रुपए, मतलब ये हो गया हमारी जीडीपी, 100 रुपए की जीडीपी। जीडीपी का मतलब है कि आपकी बाउंड्री में कितने अमाउंट का प्रोडक्शन हुआ है, टोटल कितने अमाउंट आपको प्रोड्यूस कर चुके हो, ठीक है। 50 रुपए किलो था, 2 किलो आपने प्रोडक्शन किया और हो गया ये जीडीपी, तो आपकी जीडीपी 2010 में हो गई 100 रुपए की, ठीक है। मान लीजिए आप 2021 में आते हैं, आज की बात करते हैं, 2021 में आज महंगाई बढ़ गई है, तो ये आज एप्पल का प्राइस 50 रुपए से उठ के 100 रुपए हो गया, ठीक है। आज महंगाई बढ़ी, 50 रुपए जो 2010 में था आज वो 100 रुपए पे हो गया, और प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम होता है, मान लीजिए प्रोडक्शन कम हो गया, तो आज आपकी जीडीपी देखेंगे तो आज भी जीडीपी वही सेम है। लेकिन आप देखिए इसको बोलते हैं, जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, वो फेस वैल्यू पे जो जैसा दिख रहा है वैसा बस बता दो, उसमें कुछ आप एडजस्ट मत करो। यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लेकिन वो एडजस्ट वो सब मत करो, सीधा जो आपको जो कितने अमाउंट आपने प्रोडक्शन किया है वो आप बता दो जीडीपी। और ये मान लीजिए आज महंगाई 2 गुना हो गया और आपका प्रोडक्शन आधा हो गया, तो भी आप देखोगे जीडीपी। तो आप जब आप ऐसे नॉर्मली समझोगे नहीं, इन्फ्लेशन को नहीं देखोगे, तो आपको लगेगा कि जीडीपी चलो ठीक है, जो 2010 में था वही जीडीपी आज भी है, लेकिन रियलिटी में जीडीपी तो कम हुई है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ये रियलिटी की बात अलग है, इसको बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए आप यहाँ पे 100 रुपए किलो हो गया, मान लीजिए आपने 2 किलो प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो आपको लगेगा कि चलो 2 गुना हो गया हमारा जीडीपी, यहाँ से 100 से 200 हो गया, जो 2 गुना हो गया जीडीपी। लेकिन रियलिटी देखो महंगाई बढ़ी है, प्रोडक्शन जो हुआ है, जो चीजों का प्रोडक्शन होता है, मान लो जो 2 किलो एप्पल लोगों में बढ़ता था, आज भी 2 किलो ही बढ़ रहा है, बस महंगाई बढ़ गई है, इसलिए जो जीडीपी फेस वैल्यू पे है वो भले 2 गुना दिख रही है, लेकिन वो रियलिटी में है नहीं। तो इसको जो जो सामने सामने दिख रहा है, जो फेस वैल्यू पे दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अब हम देखते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या बोलता है, देखिए जीडीपी सेम बट वी डू नॉट हैव एडजस्टेड द इन्फ्लेशन। यहाँ पे जीडीपी सेम है ना, हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। लेकिन रियल जीडीपी की हम जब बात करते हैं तो इसको हम एक बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे 2010 पे देखिए ये कितना था, जीडीपी इतना था। अब आप देखिए 2021 में, अब ये नहीं देखेंगे, अब हम ये नहीं देखेंगे कि आज प्राइस क्या है, हम बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं उस समय प्राइस क्या था। तो यहाँ पे देखिए 2010 से ये कितना था, 50 रुपए था, तो आज हम 2021 में भी 50 रुपए ही मानेंगे, ठीक है, 2021 में भी 50 रुपए ही मानेंगे, और फिर देखेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ और टोटल जीडीपी निकल गई 50। आप देखिए यहाँ पे 2021 में जीडीपी $100 दिखा रहा था, ये नॉमिनल जीडीपी फेस पे दिख रहा है, वही दिखा दिया आपने। लेकिन जो रियलिटी है, जो रियल जीडीपी है, ये तो 50 रुपए का ही है। वो आपको रियल जीडीपी समझ में आएगा, आपने इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया तो आपको समझ में आएगा कि रियल जीडीपी तो इतनी है। तो नॉमिनल जीडीपी दोस्तों ये होता है कि उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, मार्केट में जो जैसा चल रहा है वो आप दिखा दीजिए। रियल जीडीपी में ये होता है कि आप उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करिए, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 2010 बताया, लेकिन ऑफिशियली जो गवर्नमेंट जीडीपी निकालती है रियल जीडीपी,
तो वो उसके लिए बेस ईयर लेते हैं 2011-12। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। टू कैलकुलेट जीडीपी ऑन बेस ईयर विच ईयर वी कंसीडर। तो ये होता है 2011-12 का जो बेस ईयर है उसके ऊपर कंपैरिजन। आपने देखा होगा पहले 2007 या 8 था मेरे हिसाब से, फिर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया होगा, बट आप इतना याद रखिए करंट बेस ईयर क्या है, 2011 और 12। अब बात करते हैं एक दूसरा टर्म जीडीपी डिफ्लेटर। वहां पे हमने देखो ना दोस्तों कि नॉमिनल जीडीपी कितना आ रही थी, नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे आ रही थी 2021 में 100 रुपए, और लेकिन रियल जीडीपी क्या है 50। यहाँ पे देखिए नॉमिनल जीडीपी कितना है 100 और रियल जीडीपी है 50। ये आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे 50 टू जा 100 एंड 200%। 200% मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके की महंगाई 2 गुना बढ़ गई है। तो जैसे 100% आपको मार्क्स आता है तो आप क्या बोलते हो 100% मतलब फुल मार्क्स आए, लेकिन जब ये 200% हो गया मतलब महंगाई 2 गुना बढ़ गई। मान लीजिए आप इसको परसेंट में कन्वर्ट नहीं करते तो इसको हटा दीजिए, तो कितना होगा 100 डिवाइड बाई रियल जीडीपी करिए 2, तो 2x इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक है, महंगाई 2 गुना बढ़ गई। एक इन्फ्लेशन दिखाने का एक इंडिकेटर है ये। होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज टर्म है कि पीपीपी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। और क्या जीडीपी इन पीपीपी, हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा, हमने रियल जीडीपी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में कैसे निकालें। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है दोस्तों, कि ये बेसिकली बताता है कि आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या है किसी दो कंट्री के बीच में, कंपैरिजन होता है दो कंट्री के बीच में। कि मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री अमेरिका और यहाँ पे एक कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पे ये परचेजिंग पावर पैरिटी का जो जीडीपी बताता है, ये बोलता है कि मान लीजिए इस कंट्री का जीडीपी बहुत हाई दिखा रहा है और इस कंट्री का जीडीपी लो दिखा रहा है, बट जब आप रियलिटी देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे बहुत महंगाई हो। जैसे जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक कंट्री की जीडीपी महंगाई इतनी, एक कंट्री की महंगाई इतनी, इसने 2 किलो प्रोडक्शन किया है, यहाँ पे इसने 1 किलो ही प्रोडक्शन किया है, लेकिन आपको दिखेगा जीडीपी दोनों सेम है, लेकिन रियलिटी क्या है, यहाँ पे महंगाई नहीं है, यहाँ पे महंगाई इसलिए यहाँ पे जीडीपी ज्यादा है। ठीक है, आपने अब इसको यहाँ पे आप समझिए। जैसे दो कंट्री के बीच में, मान लीजिए एक कंट्री में गए आप, वहां पे अब इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में जीडीपी कैसे निकालते हैं, एक बास्केट लेते हैं, उस बास्केट में 3-4 गुड्स रख देते हैं जो मतलब नॉर्मल वो जिसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक सब डिसाइड करते हैं कि बास्केट में कौन कौन से गुड्स रखने हैं। जैसे बहुत सी चीज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी रखिए आप, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे क्योंकि पब्लिक यूज करती है, फूड्स रखेंगे, ग्रेन्स रखेंगे, एग्स रखेंगे, मीट रखेंगे, वाटर का प्राइस रखेंगे। मतलब ये मैं बता नहीं रहा हूँ स्टैंडर्ड चीज है, पेट्रोल का प्राइस रखेंगे। या आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि उसका एक परसेंटेज होता है, कौन से परसेंट कितने परसेंट में रखेंगे, और फिर वही इस कंट्री में रखें और फिर निकालेंगे कि इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब मान लीजिए इसको यहाँ पे ये 70 रुपए हो रहा है, ये इतनी चीजें अमेरिका में आपको 70 रुपए की मिल रही है। अब ये भी आप, ये नॉर्मल बात है, ये सच है कि आप पार्ले जी जो इंडिया में 4 रुपए का मिलता है, वहां पे लगभग $1 का मिलता है। ये आप $1 नहीं, लेकिन थोड़ा आप देख लीजिएगा एडजस्ट करके, वहां पे महंगाई पार्ले जी ज्यादा महंगा मिलता है। वहां पे बहुत सी चीजें, वहां पे एप्पल महंगी मिलेंगी, बहुत सी चीजें मिलेंगी। हो सकता है कुछ चीज सस्ती हो, इलेक्ट्रॉनिक सस्ता हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में 18% जीएसटी लग रहा है, तो वहां पे 5% जीएसटी होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सस्ता होगा। तो वैसे बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, और यहाँ पे दूसरी कंट्री, मान लीजिए अमेरिका है, यहाँ पे मान लीजिए आप अमेरिका, और ये इंडिया है। आपने देखा यहाँ पे बर्गर वर्गर आपने कुछ बास्केट ऑफ गुड रखा, उसका प्राइस वहां पे 70 रुपए, लेकिन आपने इंडिया में देखा तो इंडिया में आप उसका कॉस्ट 35 रुपए आ, इंडिया में उसका कॉस्ट 35 रुपए आ रहा है। या आप इसको 70 रुपए, या इसको ये 70 रुपए $1 मान लीजिए, $1 एक 70 रुपए $1 के बराबर होता है ना, आप उनके उन करेंसी में रखिए उनको, ठीक है, वो अच्छा रहेगा कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे देखिए उसका $1 आ रहा है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे 35 रुपए आ रहा है। तो अब जब नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे थे ना, याद रखिए नॉमिनल जीडीपी जो आप निकाले, नॉमिनल जीडीपी मान ले 300, मान लीजिए आपने 210 रुपए का प्रोडक्शन, 210 रुपए का, तो आप इसको किस पे चेंज कर, इसको आप डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सचेंज रेट, जो करंट एक्सचेंज रेट होता है, मान लीजिए 70 रुपए करंट एक्सचेंज रेट पे, तो आपने करंट एक्सचेंज रेट पे 70 रुपए से इसको डिवाइड कर, कितना आ गया 70 रुपए से आपने डिवाइड किया तो आपका आ गया $3, माफ कीजिएगा। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे $3 की है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये बास्केट ऑफ गुड की परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे एक इतने बास्केट ऑफ गुड्स के लिए आपको $1 पेमेंट करना है, लेकिन इंडिया में आपको 35 रुपए पेमेंट करना है। तो इसका तो ये एक्सचेंज, ये $1 की वैल्यू कितनी हो गई 35 रुपए। आप ध्यान से सुनिए, वहां पे जो बास्केट ऑफ गुड के लिए आप $1 पेमेंट कर रहे थे, लेकिन इंडिया में आप 35 रुपए पेमेंट। तो नॉर्मली हम देखते हैं एक्सचेंज रेट पे $1 की वैल्यू 70 रुपए है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो $1 की वैल्यू जो है वो 35 रुपए ही है।
अब इसको कन्वर्ट कर, जो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी हम लोग 70 से डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं 210 डिवाइड बाई 35, तो कितना आ जाएगा 6, तो $6। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नॉमिनल जीडीपी तो आपको बता रहा था $3, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी रियलिटी में $6 है। आपकी आपकी जो एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो रियलिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक महंगाई के हिसाब से हो सकता है बास्केट में बहुत सी चीजें ऐसी हो जो ऐड न की गई हो, वो महंगी हो, तो वो चीजें एडजस्ट नहीं होती हैं इसमें, इसलिए हम नॉर्मली नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी निकलता है कि लोगों का स्टैंडर्ड कैसा वहाँ पे, यहाँ पे चीजें सस्ती रहेंगी तो लोग ज्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए देखेंगे ना, जो जहाँ पे महंगाई कम रहती है वहाँ की इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी कंपैरिजन में बढ़ जाता है। आई होप आप परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत अच्छे समझ गए होंगे। लेकिन अब कुछ डेटा की बात करते हैं कि कहाँ पे क्या हाल है। ये देखिए, ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी है ये, और ये पीपीपी टर्म में है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अमेरिका नंबर 1 पे है, और इंडिया कितने नंबर पे है? इंडिया है 5वें नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेंगे जरूर। पहले हम यूके के भी नीचे थे, लेकिन अभी रिसेंटली हम 1 साल पहले आप यूके के ऊपर आए हैं। तो यहाँ पे हम 5वें नंबर पे है नॉमिनल टर्म में, नॉमिनल जीडीपी में हम 5वें नंबर पे, और अमेरिका नंबर 1 पे। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, हम परचेजिंग पावर पैरिटी, जब महंगाई को देखते हैं, बास्केट ऑफ गुड जो रोजमर्रा की चीजें जब उसमें एडजस्ट होती है, उसके हिसाब से अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो चाइना अमेरिका को बीट कर देता है, और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। देखिए यहाँ पे $14, 14,000 बिलियन उसके पास है अगर देखें तो नॉमिनल टर्म में। लेकिन महंगाई को एडजस्ट करें तो वहां पे लोगों को, उनके पास $27 है, 27,000 बिलियन है। और जो इंडिया की जीडीपी नॉमिनल टर्म में कितना है, लगभग 3,000 बिलियन है। और उसको जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी में देखते हैं तो हमारी 12,000 बिलियन की है। तो आई होप समझ गए होंगे, जहां पे महंगाई कम रहती है थोड़ी, वहां पे हम ऊपर आ जाते हैं, परचेजिंग जीडीपी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म में ऊपर आ जाती है। आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का रैंक 3rd है और चाइना नंबर 1 है, जबकि नॉमिनल टर्म में अमेरिका का नंबर 1 है और इंडिया का रैंक 5th है। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं, छोटी सी चीज है, जीडीपी पर कैपिटा बाय कंट्री। तो देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने $10 का प्रोडक्शन किया, $10 के आपकी कंट्री की जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। जीडीपी नहीं, इसमें वैसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, उसमें जीडीपी नहीं एनडीपी लेते हैं, वो बाद में अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। लेकिन आप फिर भी समझने के लिए थोड़ा समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो जितनी जीडीपी है उसको वहां की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए आप, उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वहां पे जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम रियल जीडीपी में भी 3rd नंबर पे आते, और नॉमिनल जीडीपी में हम 5वें नंबर पे आते हैं, लेकिन और परचेजिंग पावर के हिसाब से हम 3rd नंबर पे आते हैं। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतना है कि एक आदमी के हाथ में इतना कम पैसा है, ठीक है, एक आदमी के हाथ में कम पैसा है, पूरी जीडीपी की इतना ही डॉलर आता है, $2,000 ही आता है लगभग लगभग। लेकिन बाकी देखिए, इसलिए हमारी रैंक 138 हो जाती है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, अमेरिका, वहां पे देखिए लिस्ट में नहीं है कहीं, इतना नीचे 9वें नंबर पे आ गई है। चाइना यहाँ पे है, चाइना का भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो देखिए 20 तक तो चाइना दिख ही नहीं रहा आपको कहीं। इंडिया का रैंक भी जो 3rd था वो 138 पे हो गया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अगर सच में अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आगे हम बहुत ही इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर में खत्म कराऊंगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो करंट अफेयर से भी चीजें होती है, यूपीएससी दे रहे हो आप, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या जनरल नॉलेज के लिए भी देख रहे हो, बहुत हेल्पफुल होने वाला एग्जाम। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और लाइक कमेंट में आपको कुछ सजेशन देना तो आप कमेंट में सजेशन भी दीजिए, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।